एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं स्टोरी लव द गैंगस्टर डेविल चैप्टर 59। त्रियम का अदिति पर बेपनाह गुस्सा। विनायक सर के अचानक मुड़ने से अदिति के होठ विनायक सर के होठों से जा मिले। दोनों ही अपनी अपनी जगह जम से गए। फिर अदिति झट से विनायक सर से अलग हुई और इधर उधर देखने लगी। विनायक सर भी आज असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई और भी था जो इन दोनों को अपनी लाल आंखों से घूरे जा रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि त्रियम ही था, जो इन दोनों का पीछा कर रहा था। लेकिन जब त्रियम ने उन दोनों को किस करते हुए देखा तो उसके गुस्से का कोई सीमा ही नहीं रहा। उसके हाथ गुस्से से अपने मोबाइल पर कसते चले गए। लगातार हो रहे इस दबाव से मोबाइल की स्क्रीन चकनाचूर हो गई। फिर त्रियम ने नाग को अपनी गहरी लाल आंखों से गुस्से से कहा, गाड़ी से बाहर निकलो। नाग हैरानी से त्रियम की तरफ देखते हुए, जी बॉस। त्रियम इस बार गुस्से से चिल्लाते हुए, गेट आउट। नाग त्रियम के इतने गुस्से में देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। उसने अपने बॉस को इतने गुस्से में पहली बार देखा था, इसलिए उसने त्रियम से ज़्यादा बहस ना करते हुए चुपचाप गाड़ी से उतर जाने ही सही समझा। नाग के बाहर उतरते ही त्रियम खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया और बहुत ही तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए सिग्नल तोड़ते हुए निकल गया। त्रियम की गाड़ी दुनिया की सबसे अनोखी गाड़ियों में से एक थी, जो सिर्फ एक ही बनाई गई थी, और त्रियम का हुक्म तो पूरी मुंबई पे चलता था, इसलिए किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। इस वक्त त्रियम को अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने वक्त रहते अदिति के प्यार को नहीं समझा। त्रियम को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके हाथ और गले की नसें इतनी टाइट हो गई थी कि बाहर से ही दिखाई पड़ रही थी, और त्रियम के हाथों की पकड़ स्टीयरिंग पर बहुत ही ज़्यादा टाइट थी। त्रियम की गाड़ी के अंदर उतनी ही घुटन हो रही थी कि उसे फुल एसी में भी पसीना आ रहा था। इस वक्त त्रियम बिजनेस लुक में था, इसलिए त्रियम ने गुस्से से अपने ब्लेज़र उतारकर कार के पीछे फेंक दिया और खुद टाई के नॉट ढीला करने लगा। लेकिन इन सब से त्रियम को कोई असर नहीं मिल रहा था, ना ही उसके दिल को सुकून मिल रहा था। इसलिए त्रियम ने अपनी वाइट शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल दिए और अपने हाथों की आस्तीनों को मोड़ते हुए अपनी बाह पर चढ़ा दिया। इधर अदिति अजीब सी कश्मकश में थी कि वो खुद ही समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब विनायक सर ने अदिति की तरफ देखा तो उनसे पूछते हुए बोले, आई ओके मिस भाटिया? अदिति चौंक कर बोली, जी जी। विनायक सर ने अदिति को जब इतना चौंकते हुए देखा तो पता नहीं क्यों उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो शायद अदिति को परेशानी की वजह समझ गए थे, इसलिए वे अदिति के मन को हल्का करते हुए अदिति के हाथों पर अपने हाथ रखकर उसको हल्का सा थपथपाते हुए सामने देखकर गाड़ी चलाते हुए बोले, देखिए मिस भाटिया, इट्स ओके। अभी हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो बस एक्सीडेंटली हुआ, तो इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मिस भाटिया, जो हुआ वो बस अचानक हुआ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपसे प्यार नहीं करता, बल्कि मैं किसी और को चाहता हूँ। तो मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहिए कि इसको रोकने की कोशिश करता हूँ। अदिति का दिल इस वक्त भारीपन महसूस कर रहा था, लेकिन विनायक सर की बात सुनकर अदिति को थोड़ा अच्छा लगा। फिर भी अदिति कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए विनायक सर की तरफ बिना देखे हुए बोली, प्लीज़ मुझे यहीं से साइड ड्रॉप कर दीजिएगा। विनायक सर अदिति के एक बार कंफर्म करते हुए बोले, आर यू श्योर? अदिति हाँ में अपना सिर हिलाते हुए, जी। कुछ ही देर में विनायक सर ने अदिति के साइड में ड्रॉप कर दिया। अदिति जब भी परेशान होती थी या फिर उसे सुकून की ज़रूरत होती थी तो वो लहरों की शोर को सुनना पसंद करती थी। इसलिए अदिति आज भी अपने अंदर चल रही उधेड़बुन को कम करने आई थी। अदिति अपने होठों को इस तरह रगड़ रही थी कि मानो उसने अभी किसी गोबर को किस किया हो। अदिति अपने होठों को घिस कर थूकते हुए, ओह त्यू, यक। जब अदिति बीच पर पहुंची तो आज उसे अपनी जगह किसी और लड़के को बैठा देखा तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। अदिति को हमेशा शांत जगह पसंद थी,
और इस जगह की खासियत ये थी कि ये सबसे खतरनाक जगह थी। कई बार समुद्र की लहरें इतनी तेज़ उठती थी कि कभी कभी पत्थरों के ऊपर तक आ जाती थी। इसलिए यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता था सिवाय अदिति के। लेकिन अपनी पसंदीदा जगह पर किसी लड़के को बैठा देखकर अदिति का माथा ठनक गया। वो गुस्से से उस तरफ बढ़ गई जिधर वो लड़का बैठा हुआ था। जैसे जैसे अदिति उस लड़के के करीब बढ़ रही थी, उसके दिल की धड़कन पता नहीं क्यों बस बढ़ती ही जा रही थी। जब अदिति उस लड़के के पास पहुंची तो अदिति बिल्कुल सन्न सी रह गई, क्योंकि उस जगह कोई और नहीं बल्कि त्रियम ही बैठा था। उस वक्त त्रियम की शर्ट के सिर्फ बीच के बटन बंद थे और बाकी सब खुले, जिससे त्रियम का सीने पर बना नीले रंग का टैटू उसकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। और त्रियम के लंबे बाल हवा से पूरी तरह से उसके माथे पर बिखरे हुए थे। त्रियम की फोल्ड आस्ती ने त्रियम के हाथ पे जैसे किसी हैंडसम ग्रीक गॉड का लुक दे रहा था। तभी अदिति को अचानक से खांसी आने लगी, क्योंकि किसी चीज़ के सुलगने का धुआं अदिति के नाक में दम कर रहा था, जिससे अदिति को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। जब अदिति ने धुएं वाली साइड में देखा तो पाया त्रियम के राइट साइड वाले हाथ में एक बियर की बोतल थी, जिसका ढक्कन खुला हुआ था और बोतल आधी खाली थी। तो वही त्रियम के दूसरे हाथ में सिगरेट थी, जिसको बार बार त्रियम अपने होठों से लगाकर पीते हुए समुद्र में उठते हुए लहरों को आगे पीछे आकर वापस पीछे लौटते हुए देख रहा था। और त्रियम के पास उस वक्त करीब 5-6 सिगरेट की आधी जली हुई पड़ी थी और उसके पास ही त्रियम की गन पड़ी हुई थी। ये देखकर अदिति की आंखें सिकुड़ गई। वो फिर त्रियम की तरफ बढ़ गई। किसी लड़की के खांसने और उसके कदमों की आहट सुनकर त्रियम बिना पीछे मुड़े उस तरह सिगरेट के कश भरकर हवा में उड़ाते हुए बोला, अगर तुम अपनी मौत नहीं चाहती तो जहाँ से आई हो वहाँ वापस मुड़ जाओ। त्रियम की वार्निंग भरी आवाज़ सुनकर अदिति फिर भी नहीं रुकी और अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाती रही। जब उस लड़की के कदम की आहट उसके मना करने के बावजूद भी उसकी तरफ आती हुई महसूस हुई तो त्रियम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो बिना वक्त गवाए अपनी पीछे आ रही लड़की की तरफ तुरंत अपनी गन को तानते हुए बिना पीछे मुड़े ही बोला, बहरी हो, सुनाई नहीं दिया है? मैंने कहा वापस जाओ। अदिति त्रियम को अपनी तरफ गन तानते हुए देखकर आगे बढ़ते हुए बोली, तो चला दो ना, रोका किसने? वैसे भी डरते वो लोग हैं जिन्हें जीने की लालच होती है और मैं लालची नहीं हूँ। एक जानी पहचानी आवाज़ सुनकर त्रियम जो सिगरेट का कश भरने के लिए अपने हाथों के होठों की तरफ ले जा रहा था वो बीच में ही रुक गया। फिर त्रियम गन फिर से अपनी पहली वाली जगह पर रखते हुए बिना अदिति की तरफ देखे गुस्से से बोला, क्यों आई हो यहाँ? चली जाओ यहाँ से। अदिति अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, क्यों? मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? अदिति की बात सुनकर त्रियम कुछ नहीं बोला और चुपचाप सिगरेट पीने लगा। तब तक अदिति त्रियम के बगल में बैठ चुकी थी और जब उसने खुद को एक सिगरेट के लिए इग्नोर होते हुए देखा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने त्रियम के हाथों से सिगरेट खींचकर समुद्र में फेंक दिया और फिर त्रियम को गुस्से से घूरकर उससे पूछते हुए बोली, तुम्हारी इस हालत की वजह? अदिति का सवाल और उसके सिगरेट को फेंक देने की हरकत से त्रियम को गुस्सा आ गया और वो अदिति की तरफ मुड़ते हुए अदिति के बालों को अपने हाथों से खींचते हुए बोला, अगर मैं कहूँ कि तुम हो तो? त्रियम के इस तरह के बर्ताव से अदिति को ज़रा भी खौफ नहीं आया और वो तो बस त्रियम के लाल आंखों में देखने लगी, जहाँ उसके लिए बहुत सारा गुस्सा और दर्द नज़र आ रहा था। ये देखकर अदिति त्रियम की तरफ उसके गन को बढ़ाते हुए बोली, अगर ऐसा है तो ये लो और इसी वक्त मार दो मुझे। अदिति के इस तरह के बर्ताव से त्रियम का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया, मगर पूरी तरह से नहीं। अभी भी त्रियम की आंखों में वो पल घूम रहा था जब अदिति के होठ ने विनायक सर के होठों को छुआ था। ये सोचते ही त्रियम को फिर से गुस्सा आ गया और उसने तुरंत ही अदिति की तरफ देखते हुए उसके माथे पर बंदूक तान दी। त्रियम के इस हरकत से अब भी अदिति की आंखों में कोई खौफ नहीं आया। वो बस त्रियम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है, तो मैं अपने प्यार के हाथों ही मरना पसंद करूंगी। इतना कहकर अदिति ने खुद त्रियम के हाथों पर अपने हाथ रख दिए और अपनी आंखें बंद करके त्रियम की उंगलियों को ट्रिगर की तरफ प्रेस करने लगी।
अदिति के इस हरकत को देखकर त्रियम ने तुरंत ही अदिति के माथे से गन हटा ली और फिर उसने एक तेज़ चीख के आवाज़ के साथ अपने हाथ में पकड़े बियर के बोतल को समुद्र में फेंक दिया और खुद अदिति के बाह को ज़ोर से पकड़ते हुए चीखते चिल्लाते हुए बोला, झूठ झूठ बोल रही हो तुम मुझसे प्यार करती तो उसके इतना करीब। त्रियम ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी क्योंकि उससे आगे बोला ही नहीं जा रहा था और फिर खुद अदिति एक झटके में अपने से दूर कर दिया और वापस जाने के लिए मुड़ गया। त्रियम को इतने गुस्से में देखकर अदिति को इतना तो समझ आ गया कि ज़रूर कोई बड़ी वजह है जिसके लिए त्रियम इतना ज़्यादा बौखलाया हुआ है। जब अदिति ने त्रियम के वापस जाते हुए देखा तो वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और त्रियम के पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन तभी अदिति की दर्द भरी आवाज़ आई। जब त्रियम के कानों में अदिति की दर्द भरी आवाज़ पड़ी तो तुरंत ही रुक गया और पीछे मुड़कर अदिति को देखने लगा, जो कि पत्थरों पर फिसलने की वजह से फिसल कर गिर पड़ी थी। ये देखकर त्रियम जल्दी से अदिति के पास आया और उसको उठाने लगा, मगर खड़े होने के बाद भी अदिति खुद को संभाल नहीं पाई और बैलेंस बिगड़ने की वजह से दोबारा गिर पड़ी। लेकिन इस बार त्रियम भी अदिति को संभालने के चक्कर में खुद भी गिर पड़ा। इस वक्त त्रियम अदिति के नीचे था और अदिति त्रियम के ऊपर। दोनों का ही दिल बेतहाशा धड़क रहा था। अदिति लगातार त्रियम के लाल आंखों में देख रही थी तो वही त्रियम अदिति के होठों को घूर रहा था जिन पर विनायक सर के होठ की छुअन थी। पता नहीं क्यों इस बार अदिति खुद भी त्रियम को इस तरह देखकर परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है कि त्रियम उससे इतना नाराज़ हो गया। लेकिन अदिति ये नहीं जानती थी कि त्रियम ने अदिति को विनायक सर को किस करते हुए देख लिया था। आगे क्या होगा इस स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए। थैंक यू।